सो टाटा कैपिटल का आईपीओ आ रहा है और हम लोगों ने हिस्टोरिकली देखा है कि टाटा ग्रुप कंपनीज के जितने भी आईपीओज रहते हैं वो बहुत ज्यादा सक्सेसफुल रहते हैं। अभी रीसेंट पास्ट के अंदर टाटा टेक्नोलॉजीज का आईपीओ आया था, वो भी काफी ओवर सब्सक्राइब हुआ था और बहुत ज्यादा लिस्टिंग गेन्स उसने प्रोवाइड किए थे। तो क्या उसी तरह टाटा कैपिटल के अंदर भी अच्छे लिस्टिंग गेन्स मिल सकते हैं? और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है, क्या इसके अंदर लॉन्ग टर्म के लिए भी इन्वेस्ट किया जा सकता है? तो सबसे पहले लिस्टिंग गेन्स पर बात करते हैं। तो देखिए, इस आईपीओ के अंदर लिस्टिंग गेन्स इतने एक्सपेक्टेड नहीं अच्छे हो सकते हैं। उसके कुछ सॉलिड रीजन है। सबसे पहला रीजन है, इसका आईपीओ साइज बहुत ही बड़ा है, 15,500 करोड़ का। और पास में हम लोगों ने देखा है कि जब भी इतने बड़े साइज के आईपीओज आते हैं तो वो बहुत ज्यादा ओवर सब्सक्राइब नहीं होते हैं, इसी वजह से उसमें बहुत ज्यादा लिस्टिंग गेन्स प्रोवाइड नहीं होते हैं। दूसरा, इसका वैल्यूएशंस 33% के पी पे आ रहा है, जो कि एनबीएफसीज के जितनी भी पीयर कंपनीज है कंपैरेटिवली उससे थोड़ा सा महंगा है, लेकिन ये वैल्यूएशंस फिर भी नॉर्मल कंसिडर कर सकते हैं। लेकिन शायद लिस्टिंग के बाद में पोस्ट लिस्टिंग गेन्स इस आईपीओ के अंदर बहुत अच्छे हो सकते हैं। उसका रीसेंट एग्जांपल हम लोगों ने एचडीबी फाइनेंशियल सर्विस वाले आईपीओ में देखा था, जिसका आईपीओ बहुत ज्यादा ओवर सब्सक्राइब नहीं हुआ था और लिस्टिंग गेन्स भी बहुत ज्यादा नहीं मिले थे, लेकिन लिस्टिंग के बाद में उस कंपनी के अंदर बहुत अच्छे रिटर्न्स देखने को मिले थे। लेकिन अगर एचडीबी से टाटा कैपिटल को कंपेयर करें तो टाटा कैपिटल काफी अच्छी कंपनी है, उसका एयूएम साइज भी काफी बड़ा है और इसकी ग्रोथ भी एचडीबी से काफी अच्छी ग्रोथ है। सो इसमें भी हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि पोस्ट लिस्टिंग गेन्स के अंदर रिटर्न्स काफी अच्छे इन्वेस्टर्स को मिल सकते हैं। अब दूसरा सवाल ये कि क्या इसको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए भी कंसीडर किया जा सकता है फिर नहीं? तो देखिए, एनबीएफसी के अंदर पिछले 3 से 4 साल के अंदर 15 से 16% सीएजीआर ग्रोथ रही है और उसके बाद में जैसे कि अभी जीएसटी का रिफॉर्म आया है, इनकम टैक्स के अंदर छूट मिली है और इसके अलावा इंटरेस्ट रेट जो कम हुए हैं उससे भी एनबीएफसी सेक्टर को बहुत अच्छा फायदा होने वाला है। और इस सेगमेंट में कंपैरेटिवली जितनी भी बड़ी लार्ज एनबीएफसी कंपनीज है उसके अंदर टाटा कैपिटल का पोजीशन काफी अच्छा है, बिकॉज इनकी बिजनेस ग्रोथ दूसरी कंपनी से कहीं गुना ज्यादा अच्छी है, इंटरेस्ट रेट इसके अंदर बहुत कम है और सबसे इंपॉर्टेंट, इनका डिफॉल्ट रेशियो दूसरी कंपनीज से बहुत ही कम है। सो इस वजह से फंडामेंटली टाटा कैपिटल दूसरी एनबीएफसी कंपनी से काफी मजबूत कंपनी है। इसके अलावा एक सॉलिड रीजन ये भी है कि बहुत सारे फंड मैनेजर्स फाइनेंशियल सर्विसेज स्पेशली एनबीएफसीज के ऊपर बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव हैं। इसकी वजह से वो अपने पोर्टफोलियो के अंदर भी इस कंपनी के अंदर अच्छी पोजीशन बना सकते हैं। लेकिन इस इन्वेस्टमेंट के अंदर कुछ चैलेंजेस भी है, जैसे एनबीएफसी बहुत ही हाईली कॉम्पिटिटिव बिजनेस सेगमेंट है जिसके अंदर ऑलरेडी काफी बड़ी बड़ी कंपनीज है, जैसे कि बजाज फाइनेंस, जियो फाइनेंस, एचडीबी, एल&टी फाइनेंस। तो यहाँ पे कंपटीशन लेवल काफी बढ़ जाता है। टाटा कैपिटल का बिजनेस ग्रोथ ऑलमोस्ट पूरे पैन इंडिया में ऑलरेडी फैल चुका है, तो यहाँ पे और ज्यादा फ्रेंचाइजी डिस्ट्रीब्यूशंस या फिर ब्रांचेस ओपन होने से सुपर ग्रोथ की परफॉर्मेंस थोड़ी सी कम हो जाती है। सो इसी वजह से इस इन्वेस्टमेंट के लिए आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट जरूर कर सकते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा सुपर परफॉर्मेंस एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं। और दूसरी चीज, जब भी इसके वैल्यूएशंस कम होते हैं तब आप इसके अंदर और ज्यादा इन्वेस्ट करके अच्छी पोजीशन बना सकते हैं।